हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ एंड आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2018 और तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेट्स सी कब तक अपना नंबर आ पाता है। और 2018 से ही मैं कुछ 11th-12th के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत फिजिक्स पेपर में हेल्प करता था अपने पार्ट टाइम में। और जब से ये कोविड आई है इसने तो सबको लाचार और बेकार कर दिया है। सो आई जस्ट थॉट कि लेट इट बी, मेक द थिंग्स टू फ्लो एंड जस्ट होप दैट नाइट वुड ग्लो। एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज आवर व्हाट, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। अब यहाँ जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हो सकता है वीडियो बड़ा हो क्योंकि एकदम फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे हम लोग, फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करेंगे, की कंसेप्ट की बात करेंगे और जितना हद तक हो सके फॉर्मूलों को स्किप करने की कोशिश करेंगे। जहाँ एकदम काम नहीं चलेगा वहाँ पर फॉर्मूलों को भी देखेंगे। बेसिकली आज का जो वीडियो होगा वो आपको जो स्टूडेंट रिसेंटली 10th पास करा है उन्होंने उनके लिए, और वो जो है साइंस बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं आगे चलकर, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, या जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एकदम बिगिनिंग है फिजिक्स की, शुरुआत से एकदम छोटी छोटी चीज़ों को जो है जिस पर हमें ध्यान देना होता है फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। 2 वीडियो बनाएंगे। आज का जो टॉपिक क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। दूसरा आएगा बहुत जल्दी बनाएंगे वो भी वीडियो, वो होगा अपना, उसका टॉपिक होगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आपको ये 2 वीडियो बेसिकली बड़ा होगा, हो सकता है दोनों मिलाकर 2-2.25 घंटे का हो जाए, लेकिन फंडामेंटल चीज़ों को आपको टाइम देना पड़ेगा। और इतना पढ़ने के बाद आपको माहौल समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है आपको अपने एंटायर सिलेबस में। थोड़ा थोड़ा हर कुछ का जिक्र हो जाएगा इन दोनों वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स से पहले ये एक चीज़ बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हो सके पॉसिबल तो इस पूरी सृष्टि या यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। और वो कॉमन चीज़ क्या है कि इस सृष्टि के जितने भी कण हैं वो हर हमेशा क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। का कोई भी चीज़ किसी भी समय रुका हुआ नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अपने आसपास देख लो तो सड़क पर गाड़ी चल रही है, कोई इंसान चल रहा है, कोई जानवर भाग रहा है, नदियाँ बह रही है, हवा चल रहा है। और अपने सोलर सिस्टम में आ जाए तो क्या कर रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है या अर्थ के चक्कर काट रहा है। और अर्थ और जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम के, वो सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहे हैं और सन के अबाउट ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सन भी जो है वो अपने मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। और गैलेक्सी ही नहीं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में, लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, उनमें से अगर आप 100 या 1000 गैलेक्सी के ग्रुप को पकड़ लो जो आपस में ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं और कोई कहीं भी नहीं भाग रहा है, और प्यार से सब जो है क्या कर रहे हैं, वो भी मोशन ही कर रहे हैं, तो सृष्टि में किसी भी समय कुछ भी आपको रुका हुआ नहीं है। अब वो जो उसको, उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, सैकड़ों हजारों गैलेक्सीज के ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज या गैलेक्टिक क्लस्टर। तो वो सब भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। ये मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव क्वांटिटीज है, एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता। इस वीडियो खत्म होते होते हम देख लेंगे कि एब्सोल्यूट क्वांटिटीज क्या होती है और रिलेटिव क्वांटिटीज क्या होती है। तो गैलेक्सीज भी जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। मोशन कर रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। तो ये मैकेनिक्स भी जो है बेसिकली क्या है, आपको उन्हीं मोशन की स्टडीज को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। इस सृष्टि के जितने भी कण हैं वो किस प्रकार से चल सकते हैं, उनके तौर तरीकों की जो चीज़ों को हम लोग देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। अब इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि
सपोज एक सर्टेन इवेंट इस यूनिवर्स के किसी कोने में हो रहा है, तो उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है उस इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा है उस इवेंट के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और तीसरा है उस इवेंट के आउटकम्स क्या क्या हैं। आउटकम्स इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या इफेक्ट है, जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है वहाँ पर क्या इफेक्ट है, और उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स में उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, क्या असर है। इन सब चीज़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स इज व्हाट? बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इसीलिए शुरुआत में बोला था फिजिक्स की एकदम बिगिनिंग है। तो फिजिक्स क्या है? आपको स्टडी है नेचर और नेचुरल फिनोमेना का। अब फिजिक्स के नज़र से 2 तरीके से आप किसी भी घटना के लिए कौन जिम्मेवार है, होगा कि नहीं होगा, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रभाव हैं, पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोप वाला माइक्रोस्कोप नहीं, मैक्रो MACRO वाला मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा था उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं उनके आप मोटे मोटे बातों को पकड़ लो। जो छोटा मोटा बात है, जो छोटे मतलब रीजन्स हैं, भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको आप यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में कंसीडर नहीं करेंगे। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फिजिक्स को ही क्या बोलते हैं? या तो क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। और दूसरा अप्रोच है उन घटनाओं के सभी बातों को पढ़ने का कि आप जो है एकदम बारीकी से उतरो, जड़ में उतर के तह तक चीज़ों की जानकारी लो। आप जो है कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ों को भी स्किप ना करो। इस टाइप ऑफ अप्रोच को वही माइक्रोस्कोप वाला माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। और इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं? या तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, वो ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स की बात करेंगे। और क्वांटम की एकदम हमें इंट्रोडक्शन देखनी है, थोड़ी सी चीज़ देखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। और उतना ही आपके सिलेबस में है भी, चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो या JEE में एडवांस कुछ भी हो, तो वो जब भी पढ़ेंगे आराम से देखेंगे। तो अभी अपना दायरा कहाँ तक सीमित है? क्लासिकल तक सीमित है। उसका एकदम इंट्रोडक्शन देखना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है हमें। वो हमारे लेवल का भी नहीं, हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू डिफाइन मैकेनिक्स। क्या हो रहा था? सृष्टि में सब कुछ चल रहा है, तो उन्हीं के चलने के तौर तरीकों की पढ़ाई को क्या बोल देंगे हम लोग? मैकेनिक्स बोल देंगे। सो मैकेनिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी under the action of forces. So now we are going to write it. Mechanics is a study of motion of particle या body under the action of फोर्सेस। क्या मतलब है इस बात का कि अगर बॉडी मोशन कर रही तो इसका क्या मतलब है? उस पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स 2 तरह के होते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग। हमें बेसिकली अभी यहाँ पे इतने से काम चलाना है कि फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा है, एक्चुअल फोर्सेस, एक होता है एक्चुअल, एक इमेजिनरी, अभी बस एक्चुअल तक रहेंगे, या रियल फोर्स। तो फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स में से कोई ना कोई उस पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा। ये होता है फोर्स। आगे देखेंगे फोर्स कैसे कैसे पिक्चर में आ सकता है, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है। सो क्या है मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन है, या तो पार्टिकल हो या बॉडी हो। कब? जब बॉडी पे फोर्सेस लग रहे होंगे। अब अर्थ ही जो है सन के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? ग्रेविटी की वजह से। वहां बस एक ग्रेविटी ही वहां डोमिनेट कर जाती है और अर्थ को नाचने पे मजबूर करती है सन के इशारों पर। तो बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तभी बॉडी मोशन करेगी।
इसी का दूसरा एक और डेफिनेशन है कि मैकेनिक्स ऑल्सो इंक्लूड्स द केस व्हेन पार्टिकल या बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। यहां पे क्या होगा, बॉडी या पार्टिकल रुके हुए हैं एक जगह पे, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और स्टार्टिंग में ही बोला था रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है, किसके हिसाब से वो रुका हुआ है, किसी और के हिसाब से चल भी सकता है। देखेंगे इस वीडियो के अंत तक उसको। तो पहला डेफिनेशन बोल रहा है कि बॉडी मोशन कर रही है, क्यों? क्योंकि बॉडी में फोर्सेस लग रहे हैं। दूसरा बोल रहा है बॉडी रुकी हुई है, तो क्या इस सूरत में बॉडी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं? नहीं, इस सूरत में भी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, और एक नहीं एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे, ये श्योर है एकदम। जबकि अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जो है या मून ही अर्थ के चारों क्यों चक्कर, बस ग्रेविटी के अंदर ही काट लेता है, एक ही फोर्स नचा देता है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसके बाद बॉडी रुका हुआ है, एक जगह पे बना हुआ है। ये देखेंगे इसको कैसे, एक से ज्यादा फोर्सेस लगने के बाद बॉडी रेस्ट पर बना रहेगा। क्या है मैकेनिक्स, एक केस में बॉडी चली, दूसरे केस में बॉडी नहीं चली, फोर्स दोनों ही सूरतों में लग रहा है बॉडी पे। ये है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स डिटेल में और घुसेंगे आराम से, उससे पहले हमने दो टर्म यूज किए हैं, पार्टिकल और बॉडी। इसको समझते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है कि एकदम फंडामेंटल पॉइंट बताने जा रहा हूं। वो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि अगर इस सृष्टि में किसी भी कण को एग्जिस्टेंस में होना हो तो पहली और आखिरी शर्त क्या है कि उसको मास पोज करना पड़ेगा। मास नहीं है आप सृष्टि का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, कोई वजूद नहीं होगी आपकी इस सृष्टि में। सो मास क्या है, बेसिकली आपको जीने का वजूद देता है किसी भी कण को अपने सृष्टि में। तो ये पार्टिकल जो है वही मास का जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे छोटी मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोल दो पार्टिकल है। बेसिकली पार्टिकल के मास को एक पॉइंट से डिनोट करते हैं और इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि पॉइंट मास। पार्टिकल मतलब पॉइंट मास। दूसरा टर्म है बॉडी। एक बॉडी जो है आपको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं, तो क्या बोल देते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सो व्हाट इज अ बॉडी? अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो होता है बॉडी। तो जब एक पार्टिकल के मास को हमने पॉइंट मास बोला, तो पूरी बॉडी का मास पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? आप उनके सारे इंडिविजुअल पॉइंट मासेस के मास को सम अप कर दो, आपको पूरी बॉडी का मास पता चल जाएगा। अब हमें जो मैकेनिक्स पढ़नी है उसमें मैक्सिमम केसेस में हमें पार्टिकल पे रहना है या सॉलिड बॉडी पे रहना है। फ्लूइड या लिक्विड और गैसेस की मैकेनिक्स जो है एक एक चैप्टर आएगा 11th के सिलेबस में। पहला आएगा लिक्विड की जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं उसको कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। बोलते फ्लूइड हैं लेकिन वहाँ पे हम वही सारी चीजें पढ़ते हैं जो लिक्विड्स में डोमिनेंट होते हैं। और जो गैस की मैकेनिक्स होगी वो हम कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, 11th के ही सिलेबस में आएगा। सो बॉडी, सॉलिड बॉडी पे ही जब हमारा फोकस है अपना, तो सॉलिड बॉडी कैसे कैसे हो सकते हैं उनको देखते हैं। बेसिकली सॉलिड बॉडी दो तरह के होते हैं, उन्हें समझना है हमें। ये कोई एक बॉडी है, अब ये बॉडी है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसको हम दिखा देते हैं पार्टिकल्स को। तो ये पार्टिकल्स अपने इसमें हैं और इन्हीं सारे पॉइंट मासेस को आप जोड़ दोगे तो इस बॉडी का मास आपको पता चल जाएगा। तो ये पार्टिकल्स हमने दिखा दिए। इसमें कुछ दिखाना है आपको, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली सॉलिड बॉडी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिजिड बॉडी, एक होते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। उन्हीं दोनों को हमें समझना है। इधर भी पार्टिकल्स हैं, इधर भी हैं। अब यहाँ पे दो पार्टिकल को दूर दूर दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ समझाना है इसमें। ये दो पार्टिकल्स हैं, आप मान लो इनके बीच की जो सेपरेशन होगी वो r है। कितनी है?
आर। इसको क्या बोलेंगे, या तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोल दो, या रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, या रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, इसीलिए एरो दोनों तरफ बनाया है। सो इसको या तो आप क्या बोल दो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या रिलेटिव पोजीशन बिटवीन अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स। इतने ही दूरी पे सारे पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। सो अब हमें समझना है कि ये बॉडी को रिजिड कब बोलेंगे और सॉलिड कब बोलेंगे। तो हमने इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ये बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक सोर्स है कि फोर्स कैसे पिक्चर में आ सकता है। ये F न्यूटन का फोर्स है, हमने इस पे लगाया। अब मैकेनिक्स की डेफिनेशन से क्या हो सकता है, या तो बॉडी चल सकती है या तो बॉडी रुकी हुई रहेगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हमारा क्या यहाँ पे मेन है एरिया ऑफ कंसर्न कि आपने सपोज कि फोर्स लगाया, बॉडी चल रही है, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, बॉडी में एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी। यही क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। जब भी पढ़ेंगे देखेंगे, पढ़ नहीं रहे, बस माहौल बना रहे हैं। सो आपने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी चली, फिर भी फोर्स लग रहा है, बॉडी में कुछ एक्सलेशन आई, आपने फोर्स को हटा लिया, तो बॉडी सॉलिड सरफेस पे घसीटी जाएगी, और घसीटते घसीटते क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ड्रॉप होगी, रिटार्डेशन आएगा, और एक टाइम पे जाके वो रुकेगी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब बॉडी रुकी हुई थी तब हमने फोर्स लगाया, या थ्रू आउट द मोशन, या फर्दर रुकने के बाद भी इन दोनों पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगी। वो मतलब किसी भी पार्टिकल के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन अपना रेफरेंस क्या है, ये तो इसी पे बात करेंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट के बीच की या पार्टिकल के बीच की सेपरेशन चेंज ना हो तो क्या बोलेंगे, दैट इज रिलेटिव पोजीशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंजेज। तो उस टाइप ऑफ बॉडी को क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी बोल देंगे। यही अगर R कांस्टेंट हो जाए तो C पर कांस्टेंट है तो क्या बोल देंगे इसको कि ये रिजिड बॉडी है। लेकिन यही अगर R चेंज हो जाए तो क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो जब चेंज नहीं हो रहा था ये पोजीशन, हमने क्या बोला, रिजिड बॉडी है। तो जब ये कोई भी पार्टिकल के बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है या रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर नहीं मारेंगे तो इसका क्या होगा, शेप साइज या डायमेंशन चेंज नहीं होगा। मतलब ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना ही एक्सपेंड होगी, ना ही सिकुड़ेगी, ना ही फैलेगी। लेकिन जब यहाँ पर ये रिलेटिव पोजीशन बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, तब क्या होगा, यहाँ पर आपको बॉडी या तो फैल सकती है या सिकुड़ सकती है। उन दोनों ही सूरतों में क्या होगा, इसके शेप साइज डायमेंशंस में चेंज आएगा। सो रिजिड बॉडी का मतलब क्या, डिफॉर्मेशन या इसी को डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, नेग्लिजिबल होगा, एकदम ना के बराबर, आप उसे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन होगा और वो सिग्निफिकेंट होगा, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दूसरे सूरत में क्या होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारेंगे, तब क्या होगा, बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे और उन्हीं फोर्सेस की वजह से बॉडी में क्या आएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब बॉडी में आएगी। ये सब देखेंगे इसी की मैकेनिक्स में, प्यार से देखेंगे तो जब भी देखेंगे। सो बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेन आएगी तो इसके शेप साइज डायमेंशन वगैरह में चेंज आएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, लेकिन वो इतना कम होता है कि आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो। और हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, मोटा मोटा ही पढ़ रहे हैं, क्लासिकल पढ़ रहे हैं। सो ये भी बात ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ पे चेंज हुआ तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब आ गया। और स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुए उनके वजह से आ रहा है। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, सपोज हमें इस बॉडी की इंटरनल फोर्स का पता करना हो तो ये पता कर दो इसके पार्टिकल्स इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स इंटरेक्शन हो रहा है, वही क्या बताएगा बॉडी के अंदर कितना इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से आते हैं। अब जब रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जब फोर्स एक्सटर्नल होगा तो इफेक्ट भी एक्सटर्नल फोर्स का ही देखेंगे। लेकिन
डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या होगा, हमने फोर्स लगाया, मॉलिक्यूल जो है टक्कर मारे आपस में, तो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। तमाशा किसका देखेंगे हम लोग, इंटरनल फोर्सेस का देखेंगे। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स में क्या देखेंगे हम लोग, ये कहाँ देखेंगे, 11th में ही देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखेंगे। सो वहां पर आपको इंटरनल फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोर्स आपने बाहर से लगाया और जैसे मतलब छेड़ा गया बाहर से, लेकिन बॉडी बेचैन क्यों है, अपने खुद के वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से ये स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब आता है। सो रिजिड बॉडी में स्ट्रेस होगा। अब आपने जो फोर्स लगाया ये नहीं चला, इसका मतलब क्या है, इसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ है, भले ही इस फोर्स के वजह से इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है नेग्लिजिबल है, नहीं गिनो, लेकिन स्ट्रेस सेल्फ वेट की वजह से भी हो सकता है और होता है। और स्ट्रेस जो है सेल्फ वेट की वजह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब कम होगी लेकिन होगी। रिजिड बॉडी में बस स्ट्रेस आएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों ही आएगा। अब डिफॉर्मेबल बॉडी में एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिसिटी। उसका मतलब क्या होता है कि आपने जब इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या होगी, या तो सिकुड़ेगी या फैलेगी, फैलना सिकुड़ना शुरू किया, लेकिन आपने एक लिमिट के बाद उस फोर्स को हटा लिया, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इन्हीं की मैकेनिक्स में देखेंगे। तो आपने इलास्टिक लिमिट के बाद फोर्स को हटा लिया तो क्या करेगी बॉडी, ये डिफॉर्मेबल बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेगी वापस से। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी किनके लिए बोलते हैं, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो क्या इलास्टिक होगा वो। सो ये होता है। अब जो हमने बोला था कि बॉडी मैक्सिमम सॉलिड बॉडी होगा, अब जब फ्लूइड में डिफॉर्मेशन की बात करना हो तो डिफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। अब फ्लूइड क्या होता है, एक मिनिमम शियर स्ट्रेस के अंदर डिफॉर्म होना शुरू होगा और कंटिन्यूअस होता चला जाएगा, कभी हर टाइम अलग अलग डिफॉर्मेशन शो करेगा फ्लूइड। इसीलिए वहां पे किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिफॉर्मेशन की बात वहां पर नहीं करेंगे। शियर फोर्स बेसिकली होता है जो हवा जो आपको बहाती है ना नदिया को, तो नदियों के सरफेस के पैरेलली वो लोग जो है फोर्स लगाती है, तब नदी बहती है। यही होता है मतलब शियर स्ट्रेस का, सरफेस के पैरेलल। और फ्लूइड क्या है, फ्लूइड बेसिकली आपको पहले से ही बेचैन है, बेताब है कि छू दो कि बह जाए, और एक बार जो बह गया सो बह गया, वापस नहीं आएगा। इसीलिए फ्लूइड में क्या बात करेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो ये था अपना रिजिड बॉडी, सॉलिड बॉडी, थोड़ा बहुत हमने देखा क्या क्या होता है। और मैक्सिमम मैकेनिक्स में कहाँ हमें पढ़ना है, पार्टिकल और रिजिड बॉडी, इसका तो एक ही चैप्टर पढ़ना है। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ वी हैव टू डिस्कस की कांसेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स एंड बाय डिफॉल्ट हमने उन्हीं तीनों का नाम लिया अभी तक मैकेनिक्स के डेफिनेशन में। क्या था मैकेनिक्स का डेफिनेशन, बॉडी पे फोर्स लगा, बॉडी चल रही है। दूसरे केस में बॉडी पे फोर्स उस केस में भी लग रहा है लेकिन बॉडी रुकी हुई है, और मास ही क्या है, एकमात्र सत्य है। सो की कंसेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स तीन ही है। पहला है मास, दूसरा है मोशन, तीसरा है फोर्स। पहले मास पे आते हैं। मास क्या है, जीने का आधार है, तो क्या हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक का मतलब क्या होता है, जो आपके जीने का आधार हो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को एग्जिस्टेंस में होना है तो मास पोज करना ही पड़ेगा। अच्छा, मास बताता क्या है कि किसी भी बॉडी में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें मैटर का अमाउंट कितना है, तो रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ मैटर। मास के साथ एक खास बात यह भी है कि मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ जीने का आधार है तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब ये बताता क्या है कि कितना मैटर है उसमें, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उससे पहले आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पे।
फिजिकल क्वांटिटी से फैमिलियर करने के लिए वो जो आप लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हो ना, तो फिजिकली सिग्निफाई वही करेगी जो चीज खुद फिजिकल होगी। जो पिक्चर में ही नहीं होगी वो तमाशा कैसे दिखाएगी अपना? वो चीज होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इन्हीं के लिए बोलते हैं। और हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो वर्ल्ड कौन सा है? फिजिकल वर्ल्ड है। यहाँ पे हम चीजों को महसूस कर सकते हैं, अगल बगल के घटनाओं का हम पे असर होगा, इफेक्ट होगा, और ये हमारे रहने के लिए क्या है? फेवरेबल है, अनुकूल है। वो चीज है अपना फिजिकल वर्ल्ड। सो फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ये भी मैटर की प्रॉपर्टी ही है जिसको आप मेजर करके क्वांटिफाई कर सको। क्या शर्त है? पहला शर्त कि फिजिकल क्वांटिटी is also a property of matter that could be quantified by measurement। quantified quantity से बना है, बताएगा किसको? यही अमाउंट को बताएगा। ठीक है। दूसरा शर्त है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बना होगा। उसके पास एक सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके पास एक सर्टेन यूनिट होगी। सो फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉडी का मास क्या है? 5 kg है, तो ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट है। किसी बॉडी पे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट। यूनिट बेसिकली आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर में या इंटरनेशनली या ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। मतलब बात वहीं से शुरू होगी, उसी के हिसाब से बात होगी। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये है। अब एग्जांपल के लिए सपोज आप अपने लेबोरेटरी में कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो फिजिकल प्रोसेस है। उसकी कुछ ना कुछ उसके आउटकम्स क्या बताएंगे? कुछ ना कुछ फिजिकली सिग्निफाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यूनिट का रोल इस ऐसे आता है कि अब आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो आपकी कुछ रीडिंग्स आई होगी, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, आपने कुछ कैलकुलेट किया, तो वो रीडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन जो है आपका कितना कम है या कितना ज़्यादा है या कितना होना चाहिए, वो कौन बताएगा? वही रेफरेंस स्टैंडर्ड या यूनिट। ये होता है यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी को और आसान भाषा में समझना हो तो क्या बोल देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज है जो होने पर मजा होगा, नहीं होने पर सजा होगा। एग्जाम्पल के लिए मून ही अर्थ के चारों तरफ क्यों नाच रही है? अर्थ मून के चारों तरफ क्यों नहीं नाच रहा है? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, तो उसकी ग्रेविटी इतनी डोमिनेंट है कि वो चांद को मजबूर करती है अपने इशारों पर नाचने के लिए। लेकिन फर्दर वो किसके सामने मजबूर है? सन के सामने मजबूर है। किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा फोर्स लग रहा है, और शर्त यह कि अनबैलेंस्ड होना चाहिए वो, मतलब उसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर पाए। तो ज्यादा अनबैलेंस फोर्स जिस बॉडी पे लगेगा उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा। ये होता है फिजिकल क्वांटिटी की होने ना होने पर आपको एक एहसास होगा, कमी महसूस होगी। ये सब चीजें होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। सो पहला बेस क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। अब बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद ही जिम्मेवार है, उन्हें दूसरों की कोई जरूरत नहीं है, अपने बलबूते पे टिके हुए हैं सृष्टि में, मतलब आत्मनिर्भर हैं। वो कौन है? बेस क्वांटिटी है। तो इन पे आपको लिमिटेशन होगा, क्योंकि आपको अगर बेस क्वांटिटी की कैटेगरीज में आना है तो आपको अपने बलबूते पे टिकना होगा, आपको बैसाखी नहीं चाहिए होगी उस समय, तो आप पे लिमिटेशन आ जाएगा। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका होना ना होना पिक्चर में कौन डिसाइड करेगा? ये चाहेंगे तभी ये अवतरित होंगे। इनको जन्म लेने के लिए इनका पैर पकड़ना होगा, और इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। आपको जहां जरूरत पड़ी इनके मदद से एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर दो। तो वो होते हैं बेस क्वांटिटीज, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, अपने बलबूते पर। हमारे पास टोटल 7 ही बेस क्वांटिटी है। पहला है मास,
दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पांचवा है करंट, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी को क्या बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, मोड कंसेप्ट जो पढ़ते हो आप लोग, और सातवां और आखिरी है लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है बेसिकली, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इस पे तो लिमिटेशन है क्योंकि इनको अपने हिसाब से रहना है, इन पे कोई लिमिटेशन नहीं। दूसरे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है फोर्स, दूसरा है एक्सीलरेशन, तीसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके मदद से आएंगे। फोर्स जो है किसका, मास का डिराइव्ड क्वांटिटी है, और चार्ज किसका, करंट का, एक्सीलरेशन किसका, फर्दर लेंथ और टाइम का। ये सब है, ये डिराइव्ड हैं, इनके मदद से आएंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी होते तो दो तरह के हैं, लेकिन हम लोग इनको कैटेगराइज तीन ग्रुप्स में करते हैं। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है टेंसर। स्केलर का मतलब क्या हो गया कि बस और बस मैग्नीट्यूड ही होगा। इसके एग्जांपल्स डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एक यूनिक या एक सर्टेन डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी, वो क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब हो गए अपने वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में डिफाइंड होंगे, मल्टी डायरेक्शनल होंगे। वो क्या होंगे, टेंसर क्वांटिटीज होंगे। टेंसर क्वांटिटीज से फैमिलियर करने के लिए अगर उसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये अपने स्ट्रेस, स्ट्रेन, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब क्या है, टेंसर क्वांटिटीज हैं। ये देखेंगे वही डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स में थोड़ा सा, और ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है, बहुत कम कम ही जानना है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है। टेंसर बेसिकली, टेंसर का जो ऑर्डर होता है वो किसको बताता है, डायमेंशन को बताता है, ठीक है। और इसके लिए जो है हमको जब एक्सप्रेशन निकालना होता है या कोई डेरिवेशन करना होता है तो इसके मदद से निकालते हैं, और ध्यान क्या दिया जाता है, वही यूनिट और डायमेंशन। तो ये था अपना फिजिकल क्वांटिटी। मास के साथ एक शर्त और है कि मास को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, जो यहाँ पर होगा वजन धरती पे वही अंतरिक्ष के किसी और कोने में भी होगा। चांद पे वेट आपको 1/6 हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की। और मास को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी गर्म है, ठंडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही मास होगा। खड़ी है, लेटी है, बैठी है, टेंशन में, सॉरी प्रेशर में है, रिलैक्स्ड है, किसी चीज से फर्क नहीं है, हर समय एक ही मास होगा। और मास वो है क्या है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। सो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज क्या हो गए, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गए जो वक्त, परिस्थिति, जगह, हालात, ये सब के साथ समझौता नहीं करेंगे, खुशी गम सब में एक ही जैसा बिहेव करेंगे, उनके रंगत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन रिलेटिव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो वक्त, जगह, परिस्थिति ये सब के साथ अपना रंग बदलेंगे गिरगिट की तरह। सो ट्राई टू बी एब्सोल्यूट। ये सब होते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी। और मास को किससे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी कि टेम्परेचर से भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर से भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कहाँ पे रखा है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये था मास। दूसरा क्या है, मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब है किसी भी पार्टिकल का अगर स्पेस में टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, हर समय नए नए पोजीशन का है पार्टिकल, किसी भी समय रुकी हुई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल मोशन कर रही है। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष ही नहीं होता। आप जब बोलते हैं कि स्पेस में टाइम के साथ पोजीशन चेंज, तो ये आप अंतरिक्ष में देखने नहीं जाते, अपने आसपास के जगह को भी स्पेस आप बोल सकते हैं। मोशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक ही चाल से चलती रहेगी, प्यार से एकदम चलेगी बॉडी। स्पीड जो होगा या वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा उसका। तो यहाँ पे इनके मोशन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए वही मैथ का जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सबसे काम चल जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो
सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल वही, सड़क पे कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। अपना अर्थ का मोशन सन के अराउंड क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सेम है और सेंस ऑफ रोटेशन भी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही होगा, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होगा। और बॉडी क्या करेगी? है पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में बराबर समय में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक सेकंड में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, इसी तरह। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ ऐसा कोई शर्त नहीं है। बॉडी जो है आपको सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, आपको नॉन यूनिफॉर्मली करेगी। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक तरह। वहां पे वेरिएशन आएगा पार्टिकल के बिहेवियर में, क्योंकि बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली पार्टिकल का जो मोशनल बिहेवियर का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिक्स पूरी क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह के होते हैं, एक हो गया अपना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में पार्टिकल का क्या होगा? वेलोसिटी। अच्छा, उससे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज और है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर एक स्टेट ऑफ टाइम पे कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहेगी, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे इसके मोशन पैरामीटर्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनसे काम चल जाता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सब कुछ वेरिएबल है। तो यहाँ पर जब हमें मोशन पैरामीटर्स को निकालना होता है तो हम लोग यहाँ भी हेल्प मैथ्स की ही लेते हैं, लेकिन मैथ्स के कौन से सेक्शन का? कैलकुलस का हेल्प लेंगे यहाँ पर। और यही सिग्निफिकेंस भी है कैलकुलस का कि जहाँ पे चीजें वेरिएबल हो तो वहाँ पे आपको कैलकुलस का एप्लीकेशन समझ में आता है। ये जब भी पढ़ेंगे देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? ट्रेन का जो मोशन होता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन के आउटर से अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक चलती रुकती, वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा, अगर आप सड़क पे किसी कार्ड को खींच रहे हो या किसी बक्से को खींच रहे हो, हमेशा एक ताकत से नहीं खींचेंगे, कभी थकेंगे, कभी रुकेंगे, तो वहां भी मोशन में ब्रेक आएगा, तो वो भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब मोशन क्या है? पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में चेंज हो रही है। तो सपोज ये है टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल, सॉरी n सेकेंड पे, या 3 ही बोल दो, 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ, और यही क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन। तो मोशन पार्टिकल के मन पे है, वो कैसे भी कर सकती है। पार्टिकल सीधे लाइन में चल सकती है, उसको क्या बोल देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब पार्टिकल किसी आर्बिट्री कर्व में चल सकता है, अब उसको क्या बोल देंगे? कर्विलिनियर मोशन बोल देंगे। हमें बेसिकली दो स्टैंडर्ड कर्विलिनियर मोशन पढ़ना है। एक है सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल कहाँ? सर्कल में घूमेगी। दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका पाथ क्या होगा? पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। और प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी पार्टिकल कब शो करेगा, कोई भी बॉडी कब शो करेगा? जब उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, अच्छा ये रेक्टिलिनियर मोशन जो है कौन? वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, और ये प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन किसका एग्जांपल है? 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। अब पार्टिकल या बॉडी 3 डायमेंशन में भी चल सकती है और चलती भी है। जो नॉर्मली आप चीजों को देखते हो वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल नहीं होते हैं। ये मार्कर भी 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं है इसके। तो वो 3 डायमेंशनल मोशन, लेकिन हमारा दायरा कहाँ तक? 2 डायमेंशनल तक ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन का आप उसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर बॉडी मोशन करती है, और वो एक्सीलरेशन किधर होता है? उस पे g होता है एक्सीलरेशन की वैल्यू, वर्टिकली डाउनवर्ड या टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। और प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स, उससे पहले यहाँ पे बॉडी सपोज यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में गई, यहाँ से यहाँ वही प्रोजेक्टाइल या पैराबोला में चली गई, और यहाँ से यहाँ तक किसी आर्बिट्ररी कर्व में चली गई।
तो ये टोटल पाथ लेंथ जो होगा ना बॉडी की, वो क्या वो बोल देंगे हम उसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये अपना सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आपको इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, थीटा बना रहा है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। सो इसीलिए बोलते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल, आप जो बुलेट फायर करते हो उसका मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल है। आपने बॉल फेंका, उसका मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल है। बाढ़ के टाइम में जो राहत सामग्री हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है तो वो पैकेट का मोशन क्या है, वो भी प्रोजेक्टाइल है। यॉर्कर कौन सा प्रोजेक्टाइल है, यॉर्कर वो प्रोजेक्टाइल है कि अगर स्टंप्स पे है निशाना बॉलर का, आप खेलने से चुके तो सीधा स्टंप उड़ाएगा। मतलब उसकी मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, बॉलर के हाथ से छूटने के बाद आपके स्टंप्स पर। रेंज बेसिकली किसी प्रोजेक्टाइल का क्या होता है कि जहां से उड़ाया गया और जहां पर धरती को जाकर उसने छुआ, उन दोनों बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ये देखेंगे जल्दी पढ़ेंगे। सो ये था मोशन के बारे में। अब अपना तीसरा क्या है, फोर्स। ये है की कंसेप्ट। फोर्स जो मैंने बोला था कि किसी भी बॉडी पे लगता है तो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स में से कोई ना कोई उस पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगाता है। अगर एक्चुअल फोर्सेस की बातें हो रही हैं तो एक्चुअल फोर्सेस या रियल फोर्सेस कैसे कैसे पिक्चर में आ सकते हैं। पहला, फोर्स फील्ड की वजह से पिक्चर में आ सकता है। फील्ड क्या, वही अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही सब होते हैं फील्ड। फील्ड क्या होता है, बेसिकली एक फिजिकल एंटिटी है, वो भी जिसकी खुद की एनर्जी होगी, खुद का मोमेंटम होगा। बोलते हैं रीजन इन स्पेस भी है, लेकिन फिजिकल एंटिटी है वो भी। सो फील्ड की वजह से फोर्स पिक्चर में आ सकता है। फील्ड फोर्सेस के एग्जांपल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अगला वीडियो में यही सब देखना है हमें। सो फील्ड की वजह से एक तो पिक्चर में आया फोर्स। दूसरा क्या, वही इंटरनल फोर्सेस, जो बॉडी को आपको रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी समझाने में बताया था कि इंटरनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्सेस हो गए। तीसरा, एक्सटर्नल एजेंसी लगा सकती है। और चौथा, कांटेक्ट की वजह से आ सकता है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो। अब फील्ड की वजह से जो होता है, किसी भी फील्ड को आपको प्रोड्यूस करने के लिए एक सोर्स बॉडी चाहिए होती है जो उस फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। उसमें आप कोई टेस्ट बॉडी या किसी दूसरी बॉडी या किसी दूसरे पार्टिकल को रखो तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर उस फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा। और जिस फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया है, सोर्स बॉडी ने प्रोड्यूस किया है। तो फील्ड की वजह से ऐसे भी फोर्स पिक्चर में आ सकता है। अगली वीडियो में यही सब देखेंगे। ये होता है फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन आप यहाँ से पिक्चर में आ गया फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखा होता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द शेप साइज ऑफ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, चेंज इट्स स्टेट ऑफ चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उससे पहले पुश और पुल फोर्स नहीं है, फोर्स का नेचर है। फोर्स इन दो टाइप के हो सकते हैं। पुश मतलब हो गया धक्का मार रहे हो अपने से दूर, पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो, ये नेचर है, फोर्स नहीं है। तो फोर्स क्या है, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो पहला तो वही है कि बॉडी चली हुई है तो उसको चला देगा, रेस्ट है तो मोशन में ले आएगा। अगर प्यार से चल रही है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और बॉडी के शेप साइज डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है या डिफॉर्म कर सकता है। तो सो फोर्स इज व्हाट, बेसिकली फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में भी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी
और डिराइव्ड तो है ही, लेकिन किस कैटेगरी का फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये तो ये फोर्स के बारे में। फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी टू डिफाइन अ फोर्स। पहला हो गया वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है। दूसरा डायरेक्शन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बॉडी के किस हिस्से पे फोर्स लग रही है, तो इसको समझने के लिए ये सपोज ये कोई ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखी हुई है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास वो आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी रिजिड बॉडी में कि आप बस इस पॉइंट का बिहेवियर पता कर लो तो पूरी बॉडी के दर्द का अंदाजा लगा लोगे आप। एक अजम्पशन है कि बॉडी का इंटायर मास यहीं पे कंसंट्रेटेड होता नहीं है, अजम्पशन है। अगर आप इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल बोल दो और इस डायरेक्शन को वर्टिकल बोल दो, फिजिक्स में एक्स वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलते हैं। अब सपोज कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके सेंटर ऑफ मास से F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया फोर्स का? F। डायरेक्शन क्या हो गया? थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। तो ये होता है फोर्स। कैसे कैसे पिक्चर में आ सकता है? फील्ड वे से, इंटरनल फोर्स, कॉन्टैक्ट वे से और एक्सटर्नल एजेंसी। ये था फोर्स। अब जो है हम लोग फर्दर क्लासिकल मैकेनिक्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं और उसके बाद वही देख लेंगे कि कैसे बॉडी फोर्सेस एक से ज्यादा लगने के बाद रेस्ट पर होगी। सो मैकेनिक्स जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहले को बोल दिया स्टैटिक्स, दूसरे को बोल दिया डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या? वही जब बॉडी या पार्टिकल रेस्ट पे बना होगा। लेकिन रेस्ट पे क्यों बना होगा? क्योंकि इस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनका रिजल्टेंट या नेट वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा। मतलब आपस में ही कट पिट के मर जाएंगे, बॉडी रेस्ट पर बनी हुई रहेगी। डायनामिक्स का मतलब है मोशनल बिहेवियर, पार्टिकल मोशन में कैसे बिहेव करेगा। इन सब चीजों को कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? डायनामिक्स में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स का तो एक ही केस है, डायनामिक्स के दो केस हैं। पहला है काइनेमैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। तो उससे पहले इस पे आते हैं। इस पे कभी बाद में बनाएंगे वीडियो, लेकिन अपने फंडामेंटल दो वीडियोस के बाद। तो इसका मतलब क्या होगा कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एवरी डायरेक्शन इज जीरो, दैट इज समेशन ऑफ Fx इक्वल टू समेशन ऑफ Fy इक्वल टू समेशन ऑफ Fz इक्वल टू क्या? जीरो। अब स्पेस में होते इनफाइनाइट डायरेक्शन है, लेकिन x, y, z और डायरेक्शन जो है ये तीनों डायरेक्शन क्या है? आपस में परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो गए? तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हो गए। एक में जो होगा उसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें पढ़ने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर मोशन, ये जो भी बोला था, टू डायमेंशनल मोशन जो बोला था मैंने, तो उसमें क्या होता है? दो डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन करती है पार्टिकल। एक को दूसरे से मतलब नहीं, दूसरे को पहले से मतलब नहीं। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? बस वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल में जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहेगी। और इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि नेट फोर्सेस जीरो है। सो अब समझते हैं कैसे बॉडी एक से ज्यादा फोर्सेस लगने के बाद
रुकी हुई रहेगी। ये कोई एक बॉडी है, जो ग्राउंड पर रखी हुई है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसकी मास m है। जिसपे सबसे पहला फोर्स क्या एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी, जो कहां से पास करेगी, इसके सेंटर ऑफ मास से। क्या, कितना, mg। ये भी क्या है, ये है फ्लो। तो जब अर्थ इस पे ग्रेविटी लगाएगी अपना, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, फ्लोर को नीचे पुश कर रहा होगा, लेकिन घुस क्यों नहीं जाता जमीन में या फिर हवा में क्यों नहीं उड़ जाता, क्योंकि जितना अर्थ इस पे ही नहीं हम पे भी, हम भी जमीन पे क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जितना अर्थ हम पे ग्रेविटी लगाती है उतना ही हम अर्थ पे लगाते हैं, तभी संतुलन बना हुआ है। तो ये जैसे ही पुश करेगी तो ये घुसता नहीं है अंदर, तो ये भी इसको क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा। थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ आपको बताना है, पढ़ नहीं रहे हैं, बस बताना है। और वो क्या बताना है कि न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये पूरा नहीं है, पूरा ध्यान से सुनिएगा क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन सच अ वे that they are equal in magnitude, opposite in direction, same in nature and collinear in action। मतलब जब ये ब्लॉक फ्लोर को पुश कर रहा होगा नीचे, तो फ्लोर भी ब्लॉक को पुश कर रहा होगा ऊपर। अब लेकिन उड़ क्यों नहीं जाता ये, क्योंकि संतुलन बना हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन पेयर। और जितने भी एक्चुअल फोर्सेस होते हैं हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो सॉलिड बॉडी कांटेक्ट में है और इन दोनों के कांटेक्ट में होने की वजह से एक फोर्स पिक्चर में आएगा। वो किसका रिएक्शन होगा, फ्लोर का रिएक्शन होगा, किस पे, ब्लॉक पे। और क्या कर रहा होगा, पुश ही कर रहा होगा, लेकिन एक्शन में कैसा होगा, कोलिनियर होगा। उससे पहले 3 टर्म आता है, एक होता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब जैसे अपना ये बोर्ड एक्सवाई प्लेन है, तो 3 फोर्सेस इसमें एक ही प्लेन में जब हों, तो ये P, ये Q और ये R, ये क्या है, कोप्लेनर है। दूसरा होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हमें मतलब नहीं है, उन सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो, एक पॉइंट से। सपोज बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये P, ये Q और ये R। तो ये क्या है, कॉन्करेंट है। तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी बॉडी है, इसमें अगर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और उन दोनों ही फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होंगे, P, Q। ये क्या हो गया, कोलिनियर। तो ये होता है कोलिनियर। क्या था थर्ड लॉ, सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, सेम इन नेचर एंड कोलिनियर इन एक्शन। तो कांटेक्ट होने की वजह से फ्लोर जो लगाएगा रिएक्शन लगाएगा, और ये रिएक्शन क्या होगा, दोनों ही कांटेक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अब सपोज कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी इस पे फोर्स F लगा रही है, बॉडी रेस्ट पे है, हमें पता करना है रेस्ट पे क्यों नहीं है। पता है ये क्यों नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि ये 2 सॉलिड सरफेसेस के बीच में, अब सरफेस दिखता तो स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथ होता नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन हमें चलने के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। बारिश हुआ, स्लिप करेंगे, तो आप देख लो अपने हिसाब से फ्रिक्शन अभिशाप है या वरदान है, जरूरी है हमें। तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा पिक्चर में। क्यों, क्योंकि माइक्रो लेवल पर या तह तक, जड़ तक जाके देखो आप बारीकी से चीजों को, तो क्या होगा कि यहाँ पे सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होंगी, रफनेस हाइट्स होंगी, सरफेस उबड़ा खाबड़ा होगा। तो मैं वो सरफेसेस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाल से मैं ब्लॉक के सरफेस को दिखाऊंगा और ब्लू से फ्लोर के सरफेस को। तो अब ध्यान से देखना, फ्लोर का सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, रफनेस हाइट्स होगा, वो अनइवन होंगे, इवन नहीं होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये फ्लोर का। तो ये इरेगुलरिटी यहाँ पे
फंसी होगी जो कि इसके मोशन को ब्लॉक करेगी, चलने नहीं देगी। तो यहाँ पर आपको कौन पिक्चर में आ गया, फ्रिक्शन एक्ट किधर करेगा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है कि दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ये यहाँ पे कौन पिक्चर में आ गया, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को आपको और आसान भाषा में समझना हो तो फ्रिक्शन आपका वो पहचान वाला है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तब ही पिक्चर में आएगा जब दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगी। नॉर्मल रिएक्शन भी कब पिक्चर में आएगा, जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगी या दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ, परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है कांटेक्ट बॉडीज के, लेकिन फ्रिक्शन पैरेलल एक्ट करेगा और अपोज करेगा किसको, रिलेटिव मोशन को, इन दोनों सरफेसेस के बीच में। अभी थोड़ी देर में ही समझ में आएगा रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्या, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहा है कोई यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, यही इसको चलने के लिए नहीं दे रहा था। अभी कब तक रोक पाएगा, अगर अभी देखें तो वीडियो बहुत हैवी हो जाएगा, इसको अगले वीडियो में देखेंगे, आराम से देखेंगे, आपको समझ में आएगा, सब कुछ मस्त समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर लिया। अब ये कब चलेगा, जब आप इससे ज्यादा फोर्स लगाओ। और जैसे हम जब चल पाते हैं तो हमारे चप्पल जूतों के सरफेस की इरेगुलरिटी और धरती या फ्लोर के बीच की इरेगुलरिटी को क्या करते हैं हम लोग, ओवरकम करते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक करके रखा है मोशन को, ये इसलिए नहीं चल पा रहा है। तो यहीं से अगर आप समेशन ऑफ एफ वाई करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो, नीचे निगेटिव बोल दो, तो n माइनस एम जी इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू एम जी। अब आप y डायरेक्शन में फोर्स, सॉरी x डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो तो क्या मिलेगा, सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन implies f minus fr equal to 0, this implies f equal to fr। कब तक रुकेगा, अगले वीडियो में आराम से देखेंगे। ये हो गया, इसी के क्या बोलते हैं, आपको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आपको मोशनल बिहेवियर में दो केसेस हैं, एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन से क्या होगा, बॉडी पे फोर्स लग रहा है मतलब बॉडी मोशन कर रही है। तो यहाँ पे बस हमको बॉडी के मोशन या बॉडी के हरकत को पढ़ना है, लेकिन उस हरकत के लिए जिम्मेवार कौन है उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों की बात करेंगे, मोशन की भी और फोर्स की भी। तो ये सब आराम से देखेंगे जब भी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया कैसे एक से ज्यादा फोर्स लगने के बाद भी बॉडी रुकी हुई है। अब वो जो बोल रहा था ना मैं कि मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटीज दैट, तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मोशन या रेस्ट बस बॉडी या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट से भी हालचाल लेंगे, बहुत जरूरी है, लेकिन उस घटना को होते हुए देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर, उसका भी कमेंट करना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि ऑब्जर्वर देख कहां से रहा है, और वो जहां से देखता है उस जगह को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर के पोजीशन को हम लोग ओरिजिन लेते हैं। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पे एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होता है, 0 होते हैं। तो वहां पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ऑब्जर्वर को रुक कर कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं, फिर समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव एंटिटीज, दे डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वो जगह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स में यही इंपॉर्टेंट है कि हाँ मोशन हो रहा है तो बस मोशन ऑब्जेक्ट को देख के नहीं बोलेंगे, कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, इस पे भी बात होगी। सपोज आप 3 दोस्त हैं, जो इसमें से एक ग्राउंड पे चलता हुआ आ रहा है, मुस्कुराता हुआ कांस्टेंट स्पीड से, लेट्स से u इस डायरेक्शन में, या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, डायरेक्शन बोल दिया, तो इसका नाम क्या है, a। किस पर चल रहा है, ग्राउंड पर। इसका दूसरा दोस्त
चुपचाप गुमसुम सा खड़ा है, मतलब रेस्ट पर है। सो ये चुपचाप खड़ा है, नाम क्या है, बी, क्या है, रेस्ट पर है। कहाँ पर है, ये भी ग्राउंड पर ही है। इनका तीसरा दोस्त जो है किसी एक कार में जा रहा है मस्त, जिसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ए, लेटर से ए है, एक्सीलरेटिंग कार है। एक्सीलरेटिंग, इसी में इनका तीसरा दोस्त सी नाम है, बैठा हुआ है। और किसी टाइम टी पर लेटर से वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू वी इस डायरेक्शन। तो यहां भी जो वी सी बोल रहे हैं ना, तो कहाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, और ग्राउंड को हमने रुका हुआ माना है। तो जितने भी ऑब्जर्वर ग्राउंड से अटैच होंगे, कौन से फ्रेम में होंगे, इनर्शियल फ्रेम में होंगे। दो तरह के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, पहला इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये जो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, जिसके पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सीलरेशन है, यही क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला आता है, वही रिलेटिव वेलोसिटी का। क्यों, क्योंकि एवरी वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे फॉर्मूला बताना पड़ेगा। दो बॉडीज हैं P एंड Q, तो अगर P की वेलोसिटी पूछा जाए Q से, तो Q क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर को कहाँ लाना है हमें, ओरिजिन पे, तो उसके वेलोसिटी को माइनस करेंगे। या Q के बारे में पूछे P से, तो इसमें किसको माइनस करेंगे, ऑब्जर्वर को माइनस करेंगे। ये बताना था बस, ठीक है। तो ये चल रहा है u वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी, सॉरी, इसकी किसी एक टाइम पर वेलोसिटी v है और इसकी कांस्टेंट है, इसी स्पीड से ग्राउंड पे चलता आ रहा है। ये कौन से फ्रेम में है, नॉन नेचुरल फ्रेम में। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। तो आप b से पूछो a की वेलोसिटी के बारे में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, कितना होगा, va माइनस vb इक्वल टू क्या होगा, u माइनस 0 इक्वल टू u इस डायरेक्शन। b क्या बोलेगा कि u जो है, सॉरी a जो है u वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है। अब आप c की वेलोसिटी पूछो b से, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b, दैट इज vc माइनस vb, दैट इज v माइनस 0 इक्वल टू v। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो b क्या बोलेगा, c भी जो है मुझसे v वेलोसिटी से उस उधर जा रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे d की वेलोसिटी जब a से पूछोगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्यों बोला जाता है कि रेस्ट और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, vb माइनस va इक्वल टू 0 माइनस u इक्वल टू u। इसका मतलब क्या है, माइनस u का, इस डायरेक्शन में। तो a क्या बोल रहा है कि b जो है मेरी तरफ आ रहा है u वेलोसिटी से। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ये रुका हुआ है। ऑब्जर्वर बदला, कमेंट बदल गया, इसलिए हवा में नहीं बोलेंगे, कोई रुका हुआ है, कोई चल रहा है। कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। अब आप पूछ दो किसका, b का वेलोसिटी c से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, दैट इज vb माइनस vc इक्वल टू 0 माइनस v इक्वल टू v इस डायरेक्शन में। तो c क्या बोल रहा है कि b जो है v वेलोसिटी से मुझसे दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। एक्चुअल में क्या है, v रुका हुआ है, चल कौन रहे, ये दोनों। फ्रेम बदला, ऑब्जर्वर बदला, कमेंट बदल गया। ये होता है मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। अब ये नॉन नेचुरल फ्रेम के और एग्जांपल की बात करें, तो वो जो अपना पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो क्या उसका कौन सा फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम, वो भी क्या है, नॉन नेचुरल फ्रेम है। या एलिवेटर में जो कोई भी प्राणी मोशन करता है, वो क्या है, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। और वहां पर आपको आपका वजन जो कम ज़्यादा पता चलता है, नीचे जाने में कम, ऊपर जाने में ज़्यादा
वो कमाल होता है स्यूडो फोर्सेस का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्यूडो फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, रियल नहीं होते हैं, आपको फील होता है। लेकिन लिफ्ट में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद वजन आपका सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे स्यूडो फोर्सेस आ जाते हैं पिक्चर में, और वो इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं। और आप जो ये न्यूटन्स लॉ बोलते हो ना, वो कहाँ पे वैलिड है? बस और बस इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो वहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए जो एक टूल यूज करते हैं वही क्या है? स्यूडो फोर्स है। एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरेटिंग फ्रेम में एग्जिस्ट करेगा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्यूडो फोर्स आपने पढ़ रखा है, आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो स्यूडो फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये दोनों एक्चुअली फोर्स नहीं है, डायरेक्शंस हैं। सेंट्रीपिटल मतलब रेडियली इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल मतलब रेडियली आउटवर्ड। तो ये होता है स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पिक्चर में आते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। पहले क्या पढ़ा? मैकेनिक्स, दो केस, चलेगी या रुकेगी। उसके बाद बॉडी, कितने टाइप के बॉडी होते हैं? सॉलिड बॉडी, दो टाइप के, रिजिड या डिफॉर्मेबल। अब आप रिजिड बॉडी को और आसान भाषा में बोलना हो तो आपको हर जगह ऐसे प्राणी मिल जाएंगे जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। आप मार दो, थकुच दो, लतिया दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बिहार में क्या बोला जाता है? थेथर बोला जाता है। और रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? कि बॉडी थेथर है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या है? कि बॉडी लाचार है, उस पर फर्क पड़ेगा। बॉडी स्टैटिक है, इसका ये मतलब है कि इसको भी बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं? कि कोढ़िया बोल देंगे, स्टैटिक। सो अगर बॉडी स्टैटिक है तो क्या बोल देंगे? कि बॉडी कोढ़िया है। स्टैटिक मतलब कोढ़िया। ये आपको याद रखने के लिए आराम से ये बता दिया थोड़ा सा। रिजिड बॉडी क्या है? थिथर है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। डिफॉर्मेबल बॉडी लाचार है। इनर्शियल फ्रेम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं। अब अगले वीडियो में क्या देखेंगे? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि कोई वीडियो आए तो आपको पता चले। और क्या, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।